जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एजुकेशन नगरी में स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी की क्लास 2 पढ़ेंगे। नोट्स आधारित होंगे, आप इसके नोट्स बना सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हम ये दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। दूसरी क्लास देखने से पहले प्लीज़ आप पहली क्लास ज़रूर देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरी क्लास। देखिए, छात्रों के साथ शिक्षक अभिवर्ती। हम शिक्षण अभिवर्ती पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पाँच पाँच बिंदु पढ़ चुके थे, अब छठा बिंदु पढ़ रहे हैं। बालक सुग्राही होता है जो सीखने की क्षमता से परिपूर्ण होता है। बालक को आप जैसा वातावरण में रखोगे वे उसी प्रकार से क्या करता है, सीखता है। बालक का स्वभाव हमेशा स्वतंत्र होता है, उसको किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं होता। शिक्षिका बच्चों को प्रेमपूर्वक पढ़ाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को शिक्षिका है वो प्रेमपूर्वक पढ़ा सकती है। शिक्षक इतना प्रेमपूर्वक नहीं पढ़ा सकता है जितना शिक्षिका पढ़ा सकती है। आगे चलिए, 8वां बिंदु देखिए। बालक को दंड देने का प्रावधान आरटीए में नहीं है, किंतु आवश्यक होने पर कम दंड दिया जा सकता है, किंतु उनके विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। दंड आप उसे इस प्रकार से होमवर्क के माध्यम से दे सकते हैं कि 2 पाठ याद करके आने हैं। आप उसको मारपीट उसके साथ नहीं कर सकते हो, ये आरटी में लिख रखा है। आगे देखिए, बच्चे को पीटना कोई भी प्रावधान नहीं है, दंड देना कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए आप, यदि कोई बालक किसी कक्ष में अनुशासनहीन करता है तो अनुशासनहीनता के कारणों का पता लगाकर उसका निर्धारण करना चाहिए। अगर कोई बालक है वो कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो उसको उसका पता लगाइए और उस समस्या का समाधान करना चाहिए। उसे हम निदानात्मक प्रशिक्षण कह सकते हैं। आगे देखिए, कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। आगे देखिए, वे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में हम आगे जानते हैं। कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालक बुद्धि लंबी होता है, सोच में होता है, ग्रहणशीलता होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। उसकी बुद्धि लंबी, सोच, ग्रहणशीलता भिन्न भिन्न होती। हर बच्चे की समान नहीं हो सकती है, कोई न कोई अंतर होता है। अतः शिक्षकों को प्रत्येक बालक की बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। बालक की बुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, अब दूसरा बिंदु आप देखिए कि साथी शिक्षक के प्रति शिक्षक का अभिवर्ती के बारे में। साथी शिक्षक जो स्टाफ है उसके बारे में अभिवर्ती क्या हो सकती है, आप देखिए। हाफ टाइम में कुछ समय मिलता है तो टीचर को बच्चों की प्रकृति पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर स्कूल में साथीगण यानी शिक्षक साथीगण अगर हाफ टाइम में कुछ समय मिलता है तो बच्चों की प्रकृति पर चर्चा करनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करने वाले व सकारात्मक सोच होने चाहिए। समझ गए? आगे देखिए, के साथ सहयोगात्मक व सकारात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि शिक्षकों का आपस में मतभेद हो जाए तो कारणों को जानकर उचित उपचार या उसे सुलझाना चाहिए। आगे देखिए आप, एक अच्छे शिक्षकों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि खाली समय में बैठकर खिल्ली उड़ाने की बजाय छात्रों की प्रगति पर विचार करना चाहिए। शिक्षकों को कमजोर छात्रों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों को क्या करनी चाहिए, आप समझ गए होंगे। अगली,
शिक्षकों को आपस में मित्रवत व्यवहार रखते हुए विद्यालय की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप बना लेना। अब अगला तीसरा टॉपिक देखिए, प्रधानाध्यापक व अन्य शिक्षक विभाग के कर्मचारी के प्रति शिक्षक की अभिव्यक्ति क्या होती है। आप देखिए, प्रधानाध्यापक यानी कि हेड मास्टर के बारे में। प्रधानाध्यापक के प्रति शिक्षक की अभिव्यक्ति रचनात्मक सृजनात्मक होनी चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को शामिल किया जा सके। एक शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई हेड मास्टर है और प्लस में कोई टीचर्स है तो हेड मास्टर को सहयोगात्मक भावना एवं सकारात्मक प्रभाव टीचर पर दिखाना चाहिए। प्रधानाध्यापक व साथी अध्यापकों की आपस में सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए ताकि बालकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। हम चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, अभिभावक व समुदाय के प्रति शिक्षक की अभिव्यक्ति क्या होती है। शिक्षक, अभिभावक, सभा, पीटीएम। शिक्षक को समाज और समुदाय के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति रखनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी की प्रकृति है वह सही प्रकृति का सही पता चल सके। शिक्षक को अभिभावक की सभा रखनी चाहिए। देखो, अभिभावक को समुदाय के प्रति शिक्षक की अभिव्यक्ति की अगर बात की जाए तो शिक्षक को अभिभावकों की समय समय पर सभा रखनी चाहिए तो बच्चों की शिक्षार्थियों की प्रकृति का सही पता चल सके। आगे देखिए, बालकों की प्रकृति को जानने के लिए वर्तमान समय में शिक्षक अभिभावक सभा का आयोजन किया जाता है स्कूलों में। आगे देखिए, समाज का अगर छोटा रूप पूछे तो वो विद्यालय होता है। समाज का आईना या दर्पण पूछे तो वो क्या होता है, टीचर होता है। तो क्या होता है, वो टीचर होता है। ठीक है। अगर समाज का बड़ा रूप पूछे तो वो पूरा समुदाय होता है, परिवार होता है। इसके बारे में समझ गए। आगे देखिए, शिक्षक को समाज फैल रही बुरी प्रथा और व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि विद्यालय को छोटा समाज और शिक्षक को समाज का दर्पण कहा जाता है। आगे देखिए, शिक्षक को समाज में व्याप्त बुराइयों को पता लगाने के लिए समाज का सर्वेक्षण करना चाहिए और छात्रों के साथ मित्रतावत व्यवहार करना चाहिए क्योंकि छात्र असामाजिक बुराइयों में लिप्त हो जाता है। समाज चेतना का विकास शिक्षक मिलनसार होता है। समाज है वो चेतना का विकास करता है बच्चों को, और शिक्षक हैं जो मिलनसार बच्चों को प्राप्त करता है। आगे देखिए, किसी भी समाज में चेतना का विकास करने के लिए शिक्षक की प्रवृत्ति मिलनसार होनी जरूरी है। कैसी होनी जरूरी है, मिलनसार होनी जरूरी है। आगे देखिए, यदि किसी बालक ने शिक्षक को अपने घर पर आमंत्रित किया है तो विशेष अवसर पर शिक्षकों को बालक के घर जाना चाहिए। अगर कोई बालक है वो शिक्षक को अपने घर पर आमंत्रित करता है तो कोई विशेष अवसर होता है तो अध्यापक को उनके घर जाना चाहिए। शिक्षक को समाज का आदर्श माना जाता है। शिक्षक को क्या माना जाता है, समाज का आदर्श माना जाता है। शिक्षक को सदैव आशावादी व सकारात्मक रहना चाहिए। अभिरुचि शब्द है, अभिरुचि के बारे में हम जानते हैं। अभिरुचि क्या होती है, खिलाड़ी का मन हमेशा करेगा कि मैं खेलूं। बालक का मन हमेशा करेगा कि मैं पढूं। शिक्षक का मन हमेशा करेगा कि मैं पढूं। सोच, ये नजरिया होता है। ये क्या होता है, सोच नजरिया होता है। ये अभिव्यक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, सोच नजरिया क्या कहलाती है, अभिव्यक्ति। उनकी सोच है, मन में है कि मैं खेलूं, मन में है कि पढूं, मन में है कि मैं पढ़ाऊं।
इस प्रकार से। लेकिन अभिरुचि एक शब्द आया है, अभिरुचि शब्द आया है, अभिरुचि। अभिरुचि क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी खेलने की क्षमता यानी खेलना कितना आता है वो अभिरुचि है, उसमें क्षमता कितनी है। अभिरुचि का मतलब होता है क्षमता। क्या होती है? क्षमता। ठीक है। बालक पढ़ने की क्षमता यानी पढ़ना कितना आता है, शिक्षक पढ़ने की क्षमता पढ़ाना कितना आता है। अब हम अभिरुचि की परिभाषा देखते हैं। किसकी देखते हैं? परिभाषा किसकी देखते हैं हम? किसकी परिभाषा देखते हैं? शिक्षण अभिरुचि की हम परिभाषा देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति या बालक की कार्य करने की कुशलता, क्षमता, योग्यता को ही हम अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? जब उसमें कुशल यानी उसमें योग्यता है, क्षमता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिरुचि कहते हैं। अब बकीगम के अनुसार आप देखिए, अभिरुचि किसी व्यक्ति की दक्षता प्राप्त करने की क्षमता है या ज्ञान या प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, किसी शिक्षक के पढ़ने या अध्यापक की क्षमता को अभिरुचि कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब अभिरुचि की हम विशेषताएं देखेंगे। क्या देखेंगे? अभिरुचि की हम क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। अभिरुचि जन्मजात व अर्जित होता या होती है। अभिरुचि वंशानुगत वातावरण पर आधारित होता है। ये परिवर्तनशील होती है। ये अस्थायी और अस्थिर होता है। जन्मजात यानी कि मास्टर का बेटा मास्टर होना, इसे ही हम जन्मजात कहते हैं। अगर कोई टीचर है उसका बेटा टीचर बनता है, वो जन्मजात है, ऐसा होता है। अब किसान का बेटा मास्टर बने, अर्जित होता है। मतलब किसान का बेटा मास्टर बने तो वो अर्जित कहलाता है, जन्मजात यानी जन्म से चल रही प्रक्रिया। अब आगे देखिए, शिक्षण अभिरुचि के बारे में हम पूरी व्याख्या करते हैं। शिक्षण अभिरुचि दो शब्दों से मिलकर बना। शिक्षण अभिरुचि दो शब्दों से मिलकर बना, एक है शिक्षण, एक है अभिरुचि। शिक्षण कार्य करने की कुशलता, क्षमता, योग्यता व शिक्षण विधियों को निरूपित करने के कौशल को ही हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षण अभिरुचि कहते हैं। क्या क्या करना क्या क्या कहलाता है, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, शिक्षण अभिरुचि को विकसित किया जा सकता है क्योंकि वह स्थिर और स्थायी होता है या होती है। आगे देखिए, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम 7 दिन बाद में इसकी तीसरी क्लास लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो इनके नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। और इससे बाहर शिक्षण अभिरुचि में कोई कुछ नहीं जाएगा। और इसके हम प्रश्न भी MCQ और PYQ दोनों ही करेंगे। ये थ्योरी होने के बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।